इस चीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने डीएनए तक पहुंचा दो, क्योंकि आगे हमेशा ये काम आएंगे। अब देखो यहां मैं और एक कंसेप्ट को ऐड करना चाहूंगा, तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा, बट सीबीएसई ऐसी चीजों के लिए मार्क्स नहीं काटते हैं। तो चलिए फाइनली बात करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की। पूरा डिटेल में समझेंगे ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, कैसे इसे डेराइव किया गया है और इसे कैसे आप क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर सकते हो, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख देता हूं क्वेश्चन के रूप में। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यू ऑल नो कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी जनरल फॉर्म जो होगी वो ऑब्वियसली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये होगी। आप काफी इजीली इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। यहां a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है +2। ये तो क्लियर है। अब कभी भी अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिखी हुई हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके आप काफी इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या। तो चलिए मैं आपको पहले फॉर्मूला बता दूं। देखो x की वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हो, तो x की जो फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है -b प्लस माइनस का कंसेप्ट मैंने पहले भी आपको बताया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले में। एक बड़ा सा स्क्वायर रूट दोगे, इसके अंदर लिखोगे b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, ये लिख दोगे, राइट ना। और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर आप देख रहे हो b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका एक खास नाम दिया गया, और अगर हम उसे लिख दें तो ऐसा लिखा जा सकता है प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, जहां d जो है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और ऑब्वियसली d जो है ये होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। आई होप इतनी सी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो इस केस में अगर आप x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो सिंपली इस फॉर्मूले को आप यहां अप्लाई कर दो। लेकिन आगे कंटिन्यू करने से पहले आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला आखिर डिराइव कैसे हुआ। इट्स रियली वेरी सिंपल। अगर इसे आप डेराइव करना चाहते हो तो जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैंने बताया था उसी के हेल्प से इस फॉर्मूले को डेराइव किया गया है। आप ऐसा करो, ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको आप सिंपली a से पहले आप डिवाइड कर दो। अब चाहो तो a से मल्टीप्लाई करके भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था डिवाइड वाला कंसेप्ट, तो आप डिवाइड कर लो, लेकिन मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो चलो मैंने डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो प्रोसेस मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर में बताया था पूरा वही कंटिन्यू करते जाओगे, तो आप देखोगे बहुत जल्दी ही आप इस चीज को अचीव कर लोगे। फिलहाल मैं पूरा डेरिवेशन यहां नहीं देने वाला हूं, क्योंकि ये सिलेबस में आपके नहीं है। सिलेबस में नहीं है से मेरा मतलब है एग्जाम्स में आपसे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो पूरा डेरिवेशन है ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है। और इनफैक्ट जहां तक मुझे याद आ रही है कि इस चैनल का जो फर्स्ट वीडियो है वो यही वीडियो है, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे ही वो बना हुआ है। तो आप चाहो तो उस चीज को जाकर के चेकआउट कर सकते हो। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके सहूलियत के लिए दे रहा हूं। खैर जो भी हो, तो ये जो आप देख रहे हो यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब सवाल है इसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो रियली ये काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले तो आप यहां लिख लो कि ये जो गिवन इक्वेशन है, यहां a की वैल्यू क्या है, इट्स 3, एंड द वैल्यू ऑफ b कितना है ये बता दो, इट्स -5, एंड द वैल्यू ऑफ c इज 2। सबसे पहले आपको ये लिख लेना है। अब इतना लिखने के बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप सबको मालूम है, ये है -p प्लस माइनस अंडर रूट डी। आप यहां d लिखो या फिर आप लिखो b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप सिर्फ d लिखते तो पहले ही आपको d की वैल्यू फाइंड कर लेनी होगी, लेकिन अगर आपने d की वैल्यू फाइंड नहीं की है तो आप ऐसा लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और नीचे 2a लिखोगे। आगे कंटिन्यू करने से पहले एक चीज आपको मैं रिमाइंड करवाना चाहूंगा। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप अब तक दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो फैक्टराइजेशन वाले कंसेप्ट को यूज कर लो अगर फैक्टराइज वो हो रहा है तो, एल्स आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को भी यूज कर सकते हो। और इन दोनों के अलावा जो तीसरा मेथड है दैट इज
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ये जान करके आपको मजा आएगा कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, ये खुद कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का है, क्योंकि ये इसकी जो डेरिवेशन है ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही ना आया है, तो ऑब्वियसली ये भी अल्टीमेटली वही चीज है, बट इसका हमने नाम दिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो खैर जो भी हो, अब बात करते हैं कि कैसे हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इट्स रियली वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लिखना है। बताइए माइनस बी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ -5, जो 5 दे देगा आपको, प्लस माइनस। अब बताइए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी होगी, बी स्क्वायर बताइए कितनी होगी, 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, राइट, डिवाइडेड बाई 2a, दैट इज 2 इंटू 3। एम आई राइट? अब बताइए क्या होगा, ये 5 प्लस माइनस, आप देख सकते हो ये है 24, और 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1, और 1 की जो स्क्वायर रूट होगी वो 1 ही होगी, प्लस माइनस तो हमने पहले से ही लिख रखा है, डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6। अब यहां दो आंसर होंगे, पहला होगा प्लस के साथ और दूसरा आप सबको मालूम है माइनस के साथ आपको लेना है। इट्स रियली वेरी सिंपल, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखो 6/6 इज इक्वल टू 1, और जब इसे आप देखोगे तो ये आपको देगा 4/6, जो अल्टीमेटली हो जाएगा 2/3। तो इस तरीके से x की, या फिर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट्स होंगे, एंड दिस आर 1 एंड 2/3, राइट। ये दोनों इस इक्वेशन के लिए रूट्स होंगे, तो अल्टीमेटली यू कैन राइट हेंस द रूट्स आर 1 एंड 2/3। आई होप ये सॉल्यूशन आपको क्लियर होगा। तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ही जल्दी ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब चलिए चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे फिर से हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से। तो आपने जैसा कि ऑब्जर्व कर ही लिया होगा कि यहाँ a, b और c की ये सारे वैल्यूज है जिसे मैंने लिख रखे हैं। अब ऐसा करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यहां अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, यू नो वेरी वेल, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी यू कैन राइट, और यू कैन राइट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। आई होप ये तो बिल्कुल क्लियर होगा आपको। अब सारे जो वैल्यूज हैं a b c की, इसको सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो बताइए माइनस b, तो माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा, मैंने लिखा प्लस माइनस, और अंदर जो कुछ भी है स्क्वायर रूट के अंदर उसे मैं चलिए केयरफुली सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो जब मैं b के बदले ये लिखूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, आप देख सकते हो, ये हो जाएगा 48। मैं लिख देता हूं 48 माइनस 4ac, यानी कि 4 इंटू a इंटू c, मैंने इस चीज को लिखा, होल डिवाइडेड बाय 2a, यानी कि 2 इंटू 4। अब देखो सिंप्लीफिकेशन काफी सिंपल है, मैंने लिखा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस, आप देख सकते हो ये खुद भी आपको 48 ही देगा। तो अल्टीमेटली 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0, यानी कि इस पार्ट का कोई मतलब है नहीं, लेकिन मैंने फिर भी लिखा 2 इंटू 4। अब अगले ही स्टेप में हमें क्या कर लेना चाहिए, इसे हटा देना चाहिए, और अल्टीमेटली हमें लिखना होगा ये, और आप ये भी समझ रहे हो इन दोनों को आप कैंसिल आउट कर दोगे, तो फिर फाइनली आपके पास क्या बचेगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। इस बार दो आंसर्स डायरेक्टली नहीं आएंगे, आप चाहो तो फिर से एक बार इसे कॉपी डाउन कर सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। लेकिन क्योंकि यहां जो 0 था उसके कारण ये पार्ट ही हट गया, तो अल्टीमेटली ये आया, तो आप एट द एंड लिख सकते हो हेंस द रूट्स आर दिस एंड दिस। एक बार इसको रिपीट कर दोगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स आते हैं, तो आप इस चीज को कॉपी डाउन कर सकते हो या फिर रिपीट कर सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे कंटिन्यू करने से पहले एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.3 को देख लीजिए। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हो, इन चारों क्वेश्चंस को कंप्लीटिंग द स्क्वायर के हेल्प से आपको बनाना है, जो आई होप काफी इजीली आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हुए चारों क्वेश्चन को एक बार फिर से आप बना लो, लेकिन जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, यानी कि ये जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया, इसके हेल्प से आपको बना लेना है। यानी कि दोनों मेथड्स से आपको बनाना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इन दोनों से। तो आई होप इस चीज को काफी इजीली आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो यहां क्या लिखा हुआ है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में दो क्वेश्चंस हैं, 1 और 2। हम ऐसा करते हैं, पहले 1 को कॉपी डाउन कर लेते हैं। ये देखो मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिख रहा हूं।
और क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। और इसके बारे में मैंने पहले बताया था, x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो यहां मैथमेटिक्स डिफाइन नहीं होगा। अब देखो इसे कैसे आप बना सकते हो। इट्स रियली वेरी सिंपल, जैसा कि पहले भी हमने किया है। अगर डायरेक्टली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा या फिर इसकी ये जनरल फॉर्म में ना हो तो सबसे पहले इसको नॉर्मली आप प्रोसेस करोगे, यानी कि सिंप्लीफाई करोगे, और 2 4 10 स्टेप्स के बाद इसे आप कन्वर्ट कर दोगे इसके जनरल फॉर्म में। तो चलिए ऐसा ही हम करते हैं। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, एलसीएम ले लेता हूं। देन यू नो वेरी वेल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 3। तो x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और इसके बाद वाले स्टेप में ही आप देख सकते हो हमारे पास अब जो है इसकी दूसरी फॉर्म है, लेकिन ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल है, और ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि यहां a की वैल्यू कितनी है। देन द वैल्यू ऑफ a इज 1 and the value of b is -3 and obviously the value of c is -1। तो चलिए इन वैल्यूज को भी मैंने लिख लिया, और अब समय है कि मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करूं। Then according to quadratic formula you all know that the value of x can be calculated by using this formula -b plus minus under root d, or you can write b square minus 4ac divided by 2a। चलिए सारे वैल्यूज को केयरफुली सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। माइनस बी दैट इज माइनस ऑफ नेगेटिव 3, अल्टीमेटली ये +3 आपको देगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू 9 माइनस 4 ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -1, और ये इसको प्लस बना देगा, राइट ना, डिवाइडेड बाय 2a, यानी कि सिंपली ये 2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ 3 प्लस माइनस ये देखो कितना हो गया 13, तो स्क्वायर रूट ऑफ आप 13 लिख लो डिवाइडेड बाय 2। अब जैसा कि ऑब्जर्व कर सकते हो इसके बाद इसे और कुछ नहीं किया जा सकता है, तो बस इसे 2 बार आप लिख दोगे, ये आपके लिए बेहतर होगा। इतना और 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, राइट ना, तो 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 बाय 2। तो दिस और दिस आप लिखोगे, और अल्टीमेटली एट द एंड आप लिखोगे हेंस द सॉल्यूशन और द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर दिस एंड दिस। ये दोनों इसके सॉल्यूशन होंगे। अब आप चाहो तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड को भी बना सकते हो, यानी कि इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी आप बना सकते हो काफी इजीली। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपके सामने पहले ऐसा करता हूं, क्वेश्चन ही लिख देता हूं। तो मैंने ये लिखा, और x की वैल्यू ऑब्वियसली -4 और 7 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों हो जाए तो अल्टीमेटली मैथ्स डिफाइन नहीं होगा, तो उस चीज को आप लिख लेना। अब खैर जो भी हो, इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, इट्स रियली वेरी सिंपल। सबसे पहले आप एलसीएम लोगे, ऐसा हमने ऑलरेडी बना लिया है पहले भी, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको प्रोसेस करके बता दूं, पूरा नहीं बताऊंगा, इतना बता दूं ताकि आप खुद से इस चीज को बना पाओ। देखो मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम के बाद ऑब्वियसली यही काम आपको करना है, राइट, इज इक्वल टू 11/3030। अब क्या करोगे, ये ब्रैकेट वगैरह का कंसेप्ट मैंने पहले बताया है आपको, तो उसी के साथ आप मैच कर सकते हो। डिवाइडेड बाय x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7, आप इसे मल्टीप्लाई कर लेना 11/30। कम से कम यहां तो आप ये देख सकते हो ये काफी आसानी से सॉल्व हो गया। और आप देखो ये कितना हो गया, -11। नाउ -11 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 and in the next bracket x minus 7 is equal to 11/30। अब काफी सिंपल है। सबसे पहले तो इन दोनों 11 को आप कैंसिल आउट कर दोगे, और इसे कैंसिल आउट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल गिव यू -30, और इसे जब उस तरफ आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एज यूजुअल हो जाएगा। उसके बाद इसको भी मल्टीप्लाई आप कर लोगे, तो चलो मैं लिख देता हूं x² माइनस 3x हो जाएगा और -28, राइट ना। इसके बाद क्या होगा देखो, तो इस 30 को आप उस तरफ ले आओगे तो 0 इज इक्वल टू x² माइनस 3x, और उस तरफ जाकर के ये क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा। और +30 से मतलब क्या है कि -28 + 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो आपके सामने ये जनरल फॉर्म है इस क्वेश्चन की, तो इसे आपने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और अब तो आई होप काफी इजीली आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। चलिए इसको सॉल्व आगे कर ही देते हैं। अब देखो आप देख सकते हो वहां a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है, एंड द वैल्यू ऑफ c इज 2।
अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम यूज कर लेते हैं। बताइए x के लिए फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बी यानी कि 3 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, राइट, होल डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, अब बताइए 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट ना। अब ये कितना हो जाएगा, देखो इस चीज को मैं नीचे लिख देता हूं, इज इक्वल टू 3 प्लस 1 बाई 2 और 3 माइनस 1 बाई 2। पहले वाले से आपको क्या मिल जाएगा, इससे 3 प्लस 1 4, 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2 मिलेगा, और इसको जब बनाओगे तो 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों रूट्स कहलाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसके बाद कुछ और क्वेश्चन हम बनाते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है। इस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए। ऑब्वियसली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन आप देख सकते हो इसकी लुक थोड़ी सी अलग है। शायद आपने समझ भी लिया होगा कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। अगर इस चीज को बना लोगे तो कंसेप्ट काफी ज्यादा आपके क्लियर हो जाएंगे, और काफी इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम बना सकते हैं। सबसे पहले तो एज यूजुअल आप इसे कंपेयर कर लो जनरल फॉर्म के साथ, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो आप देखोगे यहां ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू इट्स 5, और जो कुछ भी बच गए वो क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे ना। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस से लेकर के यहां तक पूरा। तो देखो उस चीज को हमने कॉपी डाउन कर दिया। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा। बट आपने नोटिस किया मैंने यहां ए बी और सी को कैपिटल लिखा, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी यूज किया था। यहां कैपिटल यूज करने का मकसद सिर्फ इतना है क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी ए है, और अगर मैं यहां ए लिखूं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और ऐसा लिखना एक तरीके से सही नहीं भी है। तो इसलिए मैंने जनरल फॉर्म को ये ना मान करके, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ना मान करके हमने ऐसा माना, यानी कि कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल कर सकते हो और ये बेहतर ही है आपके लिए। चलिए इतना तो क्लियर है, हमने ए बी और सी लिख लिया। अब इसके बाद पहले ही हम डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर डी की वैल्यू हम अलग से फाइंड ना करें और डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ही अप्लाई करेंगे तो वहां सिंप्लीफिकेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ऑल्दो आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, बट मेरी मानो तो जहां डी की वैल्यू थोड़ी लंबी चौड़ी होगी ना तो उसे अलग से ही कर लेना, ये आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा। तो खैर जो भी हो, चलिए मैं इस चीज को कंटिन्यू करता हूं। यू नो द फॉर्मूला ऑफ डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो इस बार फिर से मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैपिटल में लिखा, क्योंकि अब हमारा जनरल फॉर्म तो ये हो गया ना, तो ऑब्वियसली कैपिटल में ही हमें लिखना चाहिए। खैर चलो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25 माइनस 4, द वैल्यू ऑफ ए इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज इतना, ठीक है। तो माइनस ऐसे मत लिखना, अदरवाइज सारा स्टोरी समझो आपका बर्बाद हो जाएगा। कैसे लिखोगे इस माइनस को, आप यहां माइनस को ब्रैकेट में लिखो, या फिर आप चाहो तो उस माइनस के बदले इसे प्लस कर दो, ठीक है। अब वेरी इजीली इसे सिंप्लीफाई कर लो, 25 प्लस इसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 24। थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए इसको जितना हो सकता है। 4 है a स्क्वायर प्लस 4a, इस दोनों को मैंने लिखा और इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके लिख लेते हैं, तो ये प्लस 1 देगा। इतना आने के बाद आपको थोड़ा सा सोचना होगा, और आप देखना कि मैक्सिमम जो केस होंगे ना वहां ये जो d का वैल्यू है ये अल्टीमेटली किसी ना किसी का ये स्क्वायर होगा। ऐसा कोई गारंटी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होगा। एटलीस्ट आपके एग्जाम में जो आएंगे वहां तो ऐसे ही होंगे। तो खैर जो भी हो, आप ट्राई करो क्या इसे आप किसी के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो। तो थोड़ी सी एफर्ट डालने के बाद ये आप समझ जाओगे। देखो मैंने लिखा इसको 2a स्क्वायर, ठीक है,
प्लस लिखा और थोड़े से स्पेस देकर के मैं इस 1 के बदले 1 का स्क्वायर लिखता हूं और यहां थोड़ा सा अरेंज करता हूं, 2 लिखता हूं, इसे लिखता हूं और फिर 1 को लिखता हूं। एक्चुअली में मैंने यहां 2a भी लिखा, तो आप नोटिस करोगे कि ये दोनों तो डेफिनेटली इक्वल है, ये इक्वल है, लेकिन ये और ये भी इक्वल आ गया और अल्टीमेटली आप देख सकते हो ये एक फॉर्मूला में भी सेट हो गया होगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस एक बड़ा काम आपने किया। इस तरीके से अब आपके पास d की वैल्यू है। अब वक्त है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज कर लो। तो चलो, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यू नो वेरी वेल माइनस बी, लेकिन यहां थोड़ा सा फॉर्मूला को हम मॉडिफाई कर रहे हैं जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे, प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, ये भी कैपिटल लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, ये मैंने जस्ट फॉर्मूला लिख लिया। अब सारे वैल्यूज को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो -5 प्लस माइनस एंड द वैल्यू ऑफ डी इज 2a प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर भी होल डिवाइडेड बाय 2a, यानी कि 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, राइट। अब इसके बाद आप सबको मालूम है स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी अगर स्क्वायर में हो तो उसके बदले आप एक निकाल लेते हो बाहर, तो 2a प्लस 1 एक ब्रैकेट दे देना आप, डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद इंटरेस्टिंग ये है कि -5 आपने लिखा और आफ्टर दैट एक बार प्लस में लिखोगे, एक बार माइनस में लिखोगे। जब प्लस में लिखोगे तो एज यूजुअल आपको कॉपी डाउन कर लेना है, यहां ब्रैकेट दो या ना दो चलेगा, दोनों ही सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सेकंड वाला आप लिखोगे ना, वहां आपको ब्रैकेट देना ही पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि इस जो माइनस है उसके कारण अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो या तो ब्रैकेट दे दो या फिर डायरेक्ट हम साइन ही चेंज कर देते हैं, तो ऐसा हम कर सकते हैं, राइट। बस थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। आप देख सकते हो ये कितना आ रहा है, देखो ये 2a और -4, एम आई राइट। ये दोनों को जब ऐड करोगे, अल्टीमेटली सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा और इससे आपको क्या मिलेगा, देखो -2a -6 डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा सा आप ऐसा करो, कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर लो, 2 कॉमन लोगे तो आपको ये क्या दे देगा, देखो तो जैसे ही आप 2 कॉमन लोगे तो ये a -2 आएगा और जब इससे 2 कॉमन लेकर के कैंसिल आउट करोगे तो ब्रैकेट में क्या होगा, a -3। अब चाहो तो -a -3 और माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो a +3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दो रूट्स आए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो एट द एंड आप लिख सकते हो हेंस द रूट्स आर दिस एंड दिस, इस दोनों को आप लिखोगे। अच्छा, एक चीज में अगर आप कंफ्यूज हो रहे होगे, देखो जब लास्ट में आप लिखते हो ना तो वहां एंड लिखते हो, लेकिन यहां जब आप लिखते हो तो और लिखते हो, ठीक है। ये ध्यान देना थोड़ा सा, ये और लिखने का जो वहां तरीका मैंने बताया था ना कि अगर ए बी की प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो a 0 होगा या फिर के लिए ये वाला ओवरऑल होगा ना, तो या फिर b 0 होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहां और लिखते हैं, लेकिन जब हम इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं कि हेंस द रूट्स आर दिस और दैट नहीं लिखते हैं, ठीक है, दिस एंड दैट लिखते हैं, दिस एंड दैट। तो शायद आपने नोटिस भी किया होगा कि मैं लास्ट में एंड बोलता हूं तो एंड बोलने का बजर हुआ है, तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। बट सीबीएसई ऐसी चीजों के लिए मार्क्स नहीं काटते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सही लिखते हो तो ये ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो मुझे लगता है ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स बनाते हैं, जैसा कि एक्सरसाइज में आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड जो भी है ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसे भी हम सॉल्व करते हैं, समझते हैं स्टेटमेंट क्या हमारे सामने है, उसके अकॉर्डिंगली इसे सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। एज यू नो कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को आप पहले पढ़ लो। अब चलिए मैं समझाता हूं कि ये क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाहता है, लेकिन हर क्वेश्चन को हम कुछ ऐसे समझेंगे सो दैट कि एक क्वेश्चन को बनाने के बाद, समझने के बाद उससे मिलते जुलते कई क्वेश्चंस को हम आसानी से बना लें। हमारी टारगेट भी यही होगी, इसलिए पहले इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझते हैं। तो कंसेप्ट ये है कि सपोज कि आपका ये कोई फ्रेंड है, ठीक है, एक दोस्त है आपका, इसकी जो एज है मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ये 15 साल का आपका कोई फ्रेंड है। तो क्या आप मुझे ये आंसर कर सकते हो कि आज से यानी कि अभी से 3 साल पहले इसकी उम्र कितनी रही होगी? तो यू ऑल कैन रिप्लाई ना कि 12 साल रहा होगा। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि 5 साल के बाद इसकी एज जो है वो कितनी हो जाएगी, तो आप काफी इजीली आंसर कर सकते हो कि ये 20 साल का हो जाएगा। इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो इन दोनों के बीच में अगर मैं एक रिलेशन दे दूं
अभी तो यहाँ एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, लेकिन अगर इसको x के टर्म में लें और अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में एक रिलेशन मैं दे दूं, तो आप काफी आसानी से एक इक्वेशन बना सकते हो। और एक बार अगर इक्वेशन बन गया तो फिर उसे सॉल्व करना मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बड़ी बात रही होगी आपके लिए। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है इस चीज को देखो। एक पर्सन होता है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आप देख सकते हो फिलहाल जो नाम है रहमान है, और ये जो पर्सन है इसकी प्रेजेंट एज दी हुई नहीं है और यही इनफैक्ट आपको फाइंड करना है। तो ऐसा करते हैं, हम इसकी प्रेजेंट एज को x मान लेते हैं और क्वेश्चन में इस पर्सन की 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज के बीच में एक रिलेशन दी हुई है। तो सबसे पहले तो बहुत ही इंस्टेंटली आप ये काम करो कि 3 साल पहले ये कितने साल का रहा होगा। तो डेफिनेटली x - 3 इयर्स का रहा होगा। और एट द सेम टाइम अगर हम बात करें कि 5 साल के बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, तो x + 5 का हो जाएगा ये। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेटा को आप पहले तो समझ लो। प्रेजेंट एज को मैंने x कंसीडर किया, जो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, और आप जानते हो जो हमको फाइंड करना होता है जनरली हम उसी को x कंसीडर करते हैं। तो मैंने ये लिखा कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x ईयर्स। तो x ईयर्स उसका एज मैंने कंसीडर किया। तो क्योंकि अब प्रेजेंट एज को x मैंने मान ही लिया है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, 3 साल पहले उसका एज कितना हो जाएगा x - 3। ऑन द अनदर हैंड 5 साल बाद जो उसका एज है वो हो जाएगा x + 5। अब क्वेश्चन में ये साफ साफ दिया हुआ है, ये जो एज है और ये वाला जो एज है, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम जो है वो इक्वल टू है 1/3। आप स्टेटमेंट को एक बार पढ़ करके देखो, काफी सिंपल लैंग्वेज है इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। साफ साफ ये लिखा गया है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज, यानी कि ये जो पर्सन है इसके जो एज के सम है। अब सवाल है कौन सा एज, यहां तो कम से कम 3 एज है हमारे पास। तो क्वेश्चन में साफ साफ ये दिया हुआ है कि 3 साल पहले वाला और 5 साल बाद वाला, इन दोनों के रेसिप्रोकल को अगर हम ऐड कर लेंगे, तो रेसिप्रोकल का मतलब तो आप यहां सब बच्चा जानता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बताइए, कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल। तो देखो मैंने रेसिप्रोकल ले लिया इसका और सम के लिए प्लस लिखा और इसका भी रेसिप्रोकल, तो मुझे 1/x + 5 लिख लेना चाहिए। और ये साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ, आप क्वेश्चन को देखो, साफ साफ क्या दिया हुआ है, 1/3। मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल बेसिक लेवल का ये क्वेश्चन है। तो चलिए, ये स्टेटमेंट मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हासिल कर ली। अब आगे आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज कितना है, x है, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करते करते आपको x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो इसे काफी इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, सिंपली टेक द एलसीएम। तो बताइए x - 3 एंड इन द नेक्स्ट ब्रैकेट x + 5, और ऊपर क्या हो जाएगा, x + 5 + x - 3 इज इक्वल टू 1/3। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 2x + 2 ये हो जाएगा, राइट ना, और डिवाइडेड बाय, इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये कितना हो गया, देखो x² + 2x और -5 3 15, ये मल्टीप्लाई कर लेना आप, मैंने मल्टीप्लाई किया है, और डिवाइडेड बाय 1/3। चलो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये बताओ, 6x हो जाएगा, +6 इज इक्वल टू x² + 2x - 15। सबको इस तरफ ले आते हैं, इधर लाओ या उधर भेज दो, कैसे भी आप सॉल्व करो, इससे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं, आपको जैसे मन करे वैसा करो। -6x - 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो x² को मैंने एज यूजुअल लिखा, इन दोनों को मुझे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेना है, जो भी बनता है वो कर लेना है। तो मैंने लिखा 4x, और ये आप देख सकते हो नेगेटिव में आपको दे रहा है 21 इज इक्वल टू 0। तो ये अल्टीमेटली हमारा स्टेटमेंट आया। मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा आपको, राइट ना। अब क्या करोगे, आप x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो ना, तो अल्टीमेटली यू हैव टू फैक्टराइज दिस। अब जैसी आपकी मर्जी, आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो या फिर चाहो तो फैक्टराइज कर लो इसे। तो बेसिकली यही दो करेंगे हम लोग। अब कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर का कोई खास सेंस बनता नहीं है यहाँ, तो चलिए हम फैक्टराइज कर लेते हैं। यू ऑल नो वेरी वेल, आप देख सकते हो जब 21 को फैक्टर करोगे तो 7 और 3 आएगा, और उसके हेल्प से आपको क्या लाना है, -4 लाना है, ठीक है। तो +3x - 7x - 21 इज इक्वल टू 0। जस्ट मैंने फैक्टराइज किया, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें मुझे नहीं लगता होना चाहिए।
तो चलो x मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ, x प्लस 3। सिमिलरली इन दोनों से मैं नेगेटिव 7 कॉमन लेता हूं, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये चीज तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो x प्लस 3 आया और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7 आया, इज इक्वल टू 0। अब क्या आगे मुझे बता सकते हो, जब इस वाले को सॉल्व करोगे तो ये आपको देगा x का वैल्यू -3, और इस वाले को जब सॉल्व करोगे तो ये x का वैल्यू आपको देगा 7। तो x जो है यही तो था प्रेजेंट एज। अब सवाल ये है कि x की वैल्यू ये होनी चाहिए या ये होनी चाहिए, या हमेशा की तरह जैसा हम पहले करते आए थे दोनों होगा। तो ऐसा नहीं है, यहां आपको थोड़े से समझदारी भरे फैसले लेने होंगे कि x की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब देखो, हमेशा नेगेटिव देख करके ही रिजेक्ट मत कर देना, सिचुएशन को ऑब्जर्व करना होगा। अभी ये जो हमारा प्रेजेंट सिचुएशन है, जो क्वेश्चन हमारा है, उसमें x है क्या, ये किसी पर्सन का एज है, एंड यू नो वेरी वेल एज जो है किसी पर्सन की नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू नेग्लेक्ट दिस वैल्यू, और हम सेलेक्ट करेंगे इस वैल्यू को। तो जो भी हो, इस पर्सन की जो प्रेजेंट एज है वो 7 इयर्स की है, वो 7 साल का पर्सन है, और ऑब्वियसली 3 साल पहले वो कितना क्या रहा होगा, या फिर 5 साल के बाद वो कितने का हो जाएगा, यू कैन आंसर इट, बट वो हमें फाइंड नहीं करना है, हमें सिंपली प्रेजेंट एज ही फाइंड करनी है। और बनाना आपको कुछ ऐसे ही है, फिगर आप अपने सहूलियत के लिए बना सकते हो, कहीं ना कहीं ये आपके कंसेप्ट को बहुत ज्यादा क्लियर करता है। सो हमेशा अगर कुछ बन पड़ता है तो फिगर को बना करके समझने की कोशिश करो, इससे सिचुएशन को थोड़े प्रैक्टिकल होकर के आप समझ पाते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स बनाओगे तो यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या लिखोगे, सिंपल है, 3 ही लाइन तो आपको लिखनी है। पहला ये लिखना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x ईयर्स। ये जो मैंने यहां लिखा ना, उसको आपको यहां स्टेटमेंट में लिखना होगा। क्या लिखना होगा, सुन लो आप, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x ईयर्स। तो मान लेते हैं कि वो x ईयर्स का रहा होगा। उसके बाद नीचे एक लाइन में लिखना है, 3 years ago his age was x minus 3 years, that's all। उसके बाद 5 साल बाद वो कितने का हो जाएगा, तो 5 year hence, hence का मतलब होता है बाद, ठीक है, 5 year hence his age will be x plus 5। इट्स वेरी सिंपल, बस यही 3 लाइंस आपको लिखनी है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिखना है और फिर आपको सॉल्व कर देना है। तो चलिए, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो, लेकिन आप पहले मैं जो समझा रहा हूं उसको समझ लो, ये ज्यादा बेहतर क्लियर करेगा जो मैं समझाऊंगा आपको। उसके बाद आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेना। तो चलिए मैं क्वेश्चन समझाता हूं कि ये क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाहता है। इट्स रियली वेरी सिंपल। देखो, आप अक्सर अपने स्कूल में एग्जाम टेस्ट ये सब तो देते रहते हो। तो इस सिचुएशन में एक लड़की होती है। अब लड़की है, लड़का है, नाम क्या है, इससे हमें बहुत ज्यादा कंसेप्चुअली कोई मतलब नहीं है। हाँ, जब स्टेटमेंट लिखोगे तो ऑब्वियसली लड़की है तो सी लिखोगे, लड़के हैं तो ही लिखोगे, समथिंग लाइक दैट, जो भी नाम है वो लिख देना। तो चलो, कंसेप्ट में हम इसको शामिल नहीं करते हैं, सो दैट कि कंसेप्ट आपका काफी ज्यादा क्लियर हो। अब देखो, एक पर्सन है, फिलहाल तो लड़की है, ऐसा क्या जो भी हो। अब ये 2 सब्जेक्ट के जो है एग्जाम देती है, मैथ्स और इंग्लिश, ठीक है। अब दोनों को ऐड करके जब नंबर देखा गया तो ये था कितना, 30 एज पर द क्वेश्चन। बस यहां ध्यान दो, मैथ्स और इंग्लिश के पेपर के जब नंबर को ऐड किया गया तो ये कितना आया, 30, राइट ना। अब इसके बाद सेकंड और एक सिचुएशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है मैं सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली क्या हमें पता चलता है कि मैथ्स और इंग्लिश इन दोनों के नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो 30 आया। तो इसका मतलब साफ यह है क्या कि अगर हम मान लें कि उसने मैथ्स में x नंबर लेकर के आई थी, तो क्या वो इंग्लिश में डेफिनेटली 30 माइनस एक्स लाई होगी। इसमें तो कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं। अगर वो मैथ्स में x लाई थी तो इंग्लिश में कितना लाई होगी, 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 30 है। ये तो मैंने यहां बताया, और ये मुझे कौन बताया, तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। चलो, ये चीज तो क्लियर है। अब देखो, एक सिचुएशन आपके सामने क्वेश्चन रख रहा है। सिचुएशन क्या है ये देखो। तो ऐसा करते हैं ना, हम सिचुएशन 2 या केस 2 इसको कर देते हैं, ठीक है। सेकंड सिचुएशन में क्वेश्चन क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये देखो। क्वेश्चन ये बता रहा है कि अगर वो मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा लाई होती, अगर वो मैथ्स में कितना लाई थी, x नंबर लाई थी। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर वो मैथ्स के पेपर में 2 नंबर ज्यादा लाई होती, यानी कि जितना लाई थी उससे 2 नंबर ज्यादा लाई होती, तो 2 नंबर ज्यादा से मतलब ऑब्वियसली x प्लस 2 हो जाएगा, राइट ना। एज वेल एज क्वेश्चन ये भी बता रहा है, और अगर इंग्लिश में
3 नंबर कम लाई होती। तो इंग्लिश में लाई कितना थी बाय द वे, पहले वो इतना लाई थी, और इस बार क्वेश्चन क्या बता रहा है, 3 नंबर अगर कम लाई होती। तो चलो ये 3 नंबर कम ले आई, मैंने माइनस कर दिया 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 27 माइनस एक्स हो जाएगा। यानी कि सिचुएशन जो 2 है उसमें ये बताया जा रहा है कि वो लड़की अल्टीमेटली मैथ्स में इतना लाई या लाई होती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इंग्लिश में इतना नंबर लेकर के आई। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बता रहा है, तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है, ये दोनों जो नए नंबर हैं, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 210 होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कैन राइट, क्या लिखोगे आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये खुद बता रहा है क्वेश्चन कि मैथ्स और इंग्लिश के जो ये दोनों नए नंबर हैं, अब ये सच में आए या इमेजिनरी नंबर है, मतलब कि ऐसा बोला जा रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट को। तो फिलहाल जो भी है क्वेश्चन ये साफ बता रहा है कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट है ये कितनी है, 210। तो मैं लिख लेता हूं x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210, 210। अब देखो फिर से मैं क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं, बेहतर होगा आप क्वेश्चन को रीड आउट कर लो। अब देखोगे बहुत ही ज्यादा पानी की तरह ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। चलिए ये चीज तो क्लियर है। अब आपको फाइंड क्या करना है कि दोनों सब्जेक्ट्स में उन्हें कितने नंबर आए थे, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे, इट्स रियली वेरी सिंपल। ना इसको सिंपली सिंप्लीफाई कर दोगे और समझो काम हो गया। चलिए मैं सिंप्लीफाई पहले कर देता हूं। अब क्या करोगे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद आपको समझाता हूं। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया। अब किसी भी तरीके से इसको आप फैक्टराइज कर लो या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लो या जो जी चाहे वो कर लो। तो चलो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करता हूं, इसके लिए मैं डी फाइंड कर लेता हूं। यू ऑल नो डी की वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। b की वैल्यू 25, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 4 इंटू a इंटू सी कितना है, 156 है। चलो देख लो इसको, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो 625 इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो कितना आ रहा है, 624 आ रहा है, 4 इंटू 1 इंटू 156। और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो बड़ा प्यारा वैल्यू आया, 1 आया। नाउ यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, आप सबको मालूम है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। अब बताइए माइनस बी, अब आपको ये वाला देखना है, ठीक है, ये आपका मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो माइनस बी, तो माइनस बी कितना हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 25 इज इक्वल टू ओनली 25 प्लस माइनस अंडर रूट डी यानी कि 1 आ जाएगा। अंडर रूट डी इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है ना, डिवाइडेड बाई 2a यानी कि सिंपली 2। अब यहां देखो दो दो वैल्यूज आएंगे आपके, 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा क्या होगा 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये आपको देगा 26 बाई 2 इज इक्वल टू 13, और ये आपको कितना दे रहा है देख लो, 24 बाई 2 इज इक्वल टू 12। अब आप देख सकते हो यहां दो दो वैल्यूज आए। अब इसके बाद क्या आप कैसे आप प्रोसेस करोगे, अच्छा ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये किनके हैं, ये x के लिए है, और x क्या था देखिए, तो प्रीवियस नंबर था किसके, मैथ्स वाले मार्क्स थे। तो यहां आपको दो सिचुएशन अब बनाना पड़ेगा कि केस 1 और केस 2 लेना पड़ेगा फिर से। अब ये वाला केस 1 केस 2 नहीं है, अब सॉल्यूशन के लिए हम काम कर रहे हैं। केस 1 कि जब उसको, या मान लेते हैं अगर उसको मैथ्स में 13 नंबर आया था, मैथ्स में ये x किसका है, मैथ्स का नंबर है ना, तो अगर उसको मैथ्स में 13 नंबर आया है तो इंग्लिश में डेफिनेटली कितना आया होगा, 3030 माइनस 1313। ठीक है, तो इन दोनों को जब माइनस करोगे तो यू ऑल नो वेरी वेल कि कितना आ रहा है, देखो तो ये आ रहा होगा 17। ठीक है, 30 माइनस 13 इज इक्वल टू 17। और केस 2 अगर हम मान लेते हैं कि उसने मैथ्स में वो 12 नंबर लाई थी, मैथ्स में 12 नंबर लाई थी, तो इस सिचुएशन में वो इंग्लिश में कितने नंबर लाई होगी, तो ऑब्वियसली 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 18। क्लियर है, तो यहां दो दो आंसर के सेट्स बनेंगे। पहले सेट में क्या होगा 13 और 17, और दूसरे सेट में क्या हो जाएंगे 12 एंड 18। तो ये दोनों आपको लिखना पड़ेगा, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं एज पर द गिवन सिचुएशन। यहां दो दो संभावनाएं हैं, संभावनाएं मोर देन 1 हो सकती है। तो यहां दो संभावनाएं क्या है कि पहला सीन ये हो रहा है कि वो या तो 13 लाई होगी मैथ्स में 13, और जो इंग्लिश है 17, या फिर हो सकता है ये ना लाई हो बल्कि ये लाई हो मैथ्स में 12 और इंग्लिश में 18। ये दोनों ही कंडीशन पॉसिबल है इस सिचुएशन के लिए, और आपको अल्टीमेटली ये दोनों आंसर्स लिखने होंगे। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा।
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। इसको भी ऐसे ही समझते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को चाहो तो देख लो, लेकिन पहले जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं उसको पहले समझ लो, इसके बाद क्वेश्चन आप पढ़ लेना। पहले भी पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, मैं समझाता हूं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एक रेक्टेंगुलर पार्क या कुछ भी दिया हो, इससे अगेन कोई मतलब नहीं है। हाँ, शेप क्या है हमें मतलब उससे है, पार्क हो या कुछ और हो, तो खैर जो भी हो, एज पर द क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो चलो मैंने एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लिया। अब इसमें आप देख सकते हो कि तीन चीज नजर आ रही होगी आपको। यहां दो दो साइड्स हो गए और एक डायगोनल हो गए, और डायगोनल तो नाम इसका डायगोनल ही होगा। और ये दोनों जो है, इसमें से आप इसे छोटा वाला साइड बोल सकते हो और इसमें से बड़ा वाला साइड बोल सकते हो, और यू कैन से लेंथ और ब्रेथ। चलो ये चीज तो क्लियर है। अब क्वेश्चन में ये साफ साफ दिया हुआ है कि इसकी जो डायगोनल है ना, ये इस रेक्टेंगुलर फील्ड के सबसे छोटे वाले साइड से 60 मीटर बड़ा है। तो सबसे छोटा वाला साइड को ऑब्वियसली कुछ मानना होगा ना, तो इसे हम मान लेते हैं x है। तो डायगोनल की लेंथ एज पर द क्वेश्चन कितनी होनी चाहिए? ऑब्वियसली x प्लस 60 और मीटर भी दिया हुआ है, ठीक है, 60 मीटर, 60 मीटर ज्यादा है। तो इस चीज को मैंने लिख लिया। एज वेल एज क्वेश्चन में यह भी दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को पढ़ के देख सकते हो कि इसके जो लॉन्गर साइड है ना, वो इसके छोटे वाले साइड से 30 मीटर ज्यादा है। तो छोटे वाले साइड से 30 मीटर ज्यादा होने का साफ मतलब तो यही है कि ये जो लेंथ है ये कितना हो जाएगा, x प्लस 30 मीटर का हो जाएगा। क्लियर? अब आपको इस ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड या पार्क है, इसके सारे साइड्स को फाइंड करने हैं। सारे साइड्स से मतलब ऑब्वियसली दो ही है, साइड्स के नाम पे तो लेंथ और ब्रेथ ही होगा ना, तो इन्हीं दो को आपको फाइंड करनी है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में डायगोनल भी आपको फाइंड करने के लिए बोला जाए, हो सकता है एरिया फाइंड करने के लिए बोला जाए, हो सकता है पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बोला जाए, बट सबका कंसेप्ट तो सेम ही होगा ना। अगर आप एक बार x की वैल्यू फाइंड कर लेते हो, देन यू कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ as well as the length of diagonal you can say, और you can say area, you can say perimeter, इन सबको आप easily find कर सकते हो। तो चलिए अब हम find करने की कोशिश करते हैं x को। तो क्या आप जानते हो ये जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली इसमें पाइथागोरस थ्योरम को हम सेट कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है ये बताइए। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एम आई राइट? तो बताइए परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए? तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एक्स प्लस 30 और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि इतना का स्क्वायर ना, एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर आपने लिखा। अब बस इसको सिंपली आप सिंप्लीफाई कर दो। एज यूजुअल मैं लिखता हूं प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरफ भी यही काम करना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कितना हो जाएगा 120x हो जाएगा। चलो काफी प्यारा ये स्टेप है हमारा। तो इससे तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, दोनों तरफ अगर सेम चीज सेम साइन के साथ हो तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। कर दिए कैंसिल। अब चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा और x और ये x, इन दोनों को जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा -60x, और नंबर्स को जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2700 इज इक्वल टू 0। चलो ये चीज को आप देख लो, ये चीज काफी ज्यादा क्लियर है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी आ ही गया है, तो इस जनरल फॉर्म में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी डी की, अल्टीमेटली हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए पहले हम डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बताइए डी की वैल्यू कितनी होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताइए बी की वैल्यू 60 की स्क्वायर यानी कि -60 की स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 36 और 00 हो गया, इतना हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 क्या हो जाएगा बताइए, 4 इज 4, a इज 1, c की वैल्यू ये हो जाएगी, तो c के बदले हमें लिखना पड़ेगा -2700। तो नेगेटिव यहां हम ब्रैकेट में दे सकते थे, या फिर उस नेगेटिव के कारण इसे हम पॉजिटिव में कर देते हैं। तो इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद 3600 से ऐड कर देते हैं, तो आप देख सकते हो ये आ रहा होगा 14400। चलो ये चीज तो क्लियर है। ओके 14400 आप देख करके बता सकते हो कि किसका स्क्वायर है, 120 का स्क्वायर है, क्योंकि 144 किसका 12 का होता है और 00 के बदले 10 आ जाएगा, तो 120 का स्क्वायर है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका फायदा तो आपको मालूम चले गया होगा। अब बताइए x की वैल्यू कैसे फाइंड करें, -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a, राइट ना। -b बताइए, -b कितना हो जाएगा, +6060, ठीक है, -b
प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी का मतलब कितना 14400 डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 इंटू 1 हो गया ना। तो अब बताइए 60 प्लस माइनस इसके बदले कितना लिखे, अभी मैंने बताया कि 120 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, इन दोनों से 2 कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दो, या अभी दो अलग अलग आप लिख सकते हो, कैसे भी करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 प्लस माइनस 60 और 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 कॉमन लेके मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ दो सॉल्यूशंस आएंगे, 30 प्लस 60 और दूसरा कितना हो जाएगा बताइए, 30 माइनस 60 हो जाएगा। इसके बाद तो सिंपल है, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपको दे देगा 90 और इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपको देगा -30। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो x है आखिर वो है क्या, ये जो x है वो आखिर है क्या। तो आप देख सकते हो x जो है वो किसी भी चीज की लेंथ है, ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसके लेंथ है, लेंथ और ब्रेथ है, और यू नो वेरी वेल कि लेंथ और ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए आपको इस वैल्यू को नेगलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट इस वैल्यू को करना होगा। तो इस हिसाब से हम ये समझ चुके हैं कि जो ब्रेथ है, ठीक है, जो ब्रेथ है उसकी वैल्यू 90 होगी, लेकिन सिर्फ 90 मत लिखना, आपको मीटर भी लिखना पड़ेगा, 90 मीटर की होगी। और जो लेंथ है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 30 इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी 90, तो 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 यूनिट। पक्का लिखना, आप यहां भी लिख सकते थे, यहां भी लिख सकते थे, लेकिन यूनिट आपको श्योर लिखना ही होगा। तो हेंस at the end you can write the magnitude of length is 120 meter while the magnitude of breadth is 90 meter। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में दो नंबर्स के बारे में कुछ डिस्कशन की जा रही है और अल्टीमेटली आपको उन्हीं दो नंबर्स को फाइंड करनी है। अब क्योंकि दो अलग अलग नंबर्स हैं तो मैं एक को x मान लेता हूं और दूसरे को y मान लेता हूं। जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि ये दोनों नंबर अलग है, तो दो नंबर्स हैं तो ऑब्वियसली अलग ही होंगे। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा है एक छोटा होगा, किसी को भी बड़ा किसी को भी छोटा हम मान लेते हैं अपने सहूलियत के अकॉर्डिंगली। मैं मान लेता हूं कि y जो है दैट इज ग्रेटर देन x, ऐसा मैं बिल्कुल मान सकता हूं, मैंने मान लिया। अब देखो पहला जो स्टेटमेंट आपको मिल रहा है खुद क्वेश्चन से वो ये मिल रहा है कि ये जो दो नंबर्स हैं इन दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस जो है, यानी कि पहले तो स्क्वायर करो और उसके बाद दोनों को माइनस कर दो, और माइनस जब करोगे तो ये आएगा 180, यानी कि इन दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस की जो वैल्यू है दैट इज 180। डायरेक्ट भी डिफरेंस हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया, स्क्वायर का डिफरेंस लेना है आपको। तो कैसे स्क्वायर कैसे करोगे, तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180, या फिर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। तो पहले आप किसको लिखोगे, तो ऑब्वियसली जो बड़ा नंबर है उसको लिखोगे, और इसीलिए तो मैंने ये लेट कर लिया था। तो अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिखता हूं कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। इट्स रियली वेरी सिंपल, इस चीज को मैंने कंसीडर कर लिया। अब आगे देखो क्वेश्चन से और एक इक्वेशन आप बना सकते हो। क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि देखो जो छोटे वाले नंबर है उसकी जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 8 टाइम द बिगर नंबर। तो जो ग्रेटर नंबर है वो क्या है, y है, तो उसके 8 गुना के बराबर है। आप क्वेश्चन को देखो, मैं डिस्प्ले आपके सामने कर रहा हूं, साफ साफ लिखा है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम, वो 8 गुना है किससे, तो लार्जर नंबर से। तो लार्जर नंबर का मैंने 8 टाइम लिख दिया। इट्स रियली वेरी सिंपल। अब देखो इसको आप यूज कर लो इसमें, यानी कि वाई स्क्वायर के बदले मैंने वाई स्क्वायर लिखा, माइनस के बदले मैंने माइनस लिखा, और एक्स स्क्वायर के बदले मैं इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं 8y, और इसे मैं इस तरफ ले आता हूं तो कितना हो जाएगा -180 इज इक्वल टू 0। अब देखो कितना सिंपल ये फॉर्म आ गया। अब इसे आप सिंपली फैक्टराइज कर लो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दो। तो चलिए मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो याद हो गया होगा। तो बी स्क्वायर बताइए कितनी, 64 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है बताइए, 180, और माइनस भी है ना तो प्लस हो जाएगा। और चलिए इन दोनों को, इसको तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ रहा है देखिए 720, और जब इससे आप ऐड करोगे तो 784। चलिए इतना तो क्लियर हो गया, ये d का वैल्यू है। और 784 ये जो है किसकी स्क्वायर रूट है, ऑब्वियसली 28 की स्क्वायर रूट है। अब सिंपली आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा बताइए, y इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि +8 माइनस ऑफ -8, आप समझ ही रहे हो, प्लस माइनस अंडर रूट 784
डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 इंटू 1। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस माइनस ये 28 का स्क्वायर रूट होता है डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब बताओ कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस ये 1 4 14 हो जाएगा। तो एक वैल्यू आएगा 4 प्लस 14 और दूसरा आएगा 4 माइनस 14। इससे आपको मिल रहा है कितना, 18 और दूसरी वाले से आपको मिल रहा है -10। चलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस क्वेश्चन में आगे एक ट्विस्ट है, कुछ लोग डायरेक्ट -10 को रिजेक्ट कर देंगे, बट ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि देखो ये दोनों नंबर्स है ना, x और y क्या है, नंबर्स हैं, तो नंबर्स क्या नेगेटिव नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। तो अभी रिजेक्ट करना ये एक गलत आइडिया है, ऐसा मत करना। काफी सारे सोर्सेस में आप देखोगे वो डायरेक्ट इसे रिजेक्ट कर देंगे। हाँ ये बात भी सच है, ये आगे रिजेक्ट होगा, लेकिन होने का वजह अलग है। आप यहां अगर ये बोल करके रिजेक्ट कर देते हो कि ये नेगेटिव है इसलिए रिजेक्ट करते हैं, तो ये सरासर आपका गलत हो जाएगा। तो फिलहाल हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब दोनों को सेलेक्ट करके क्या करें, इस चीज को चलो मैं यहां बताता हूं। दो केसेस लेते हैं हम लोग। तो केस 1 में हम ये मान लेते हैं कि when x इज इक्वल टू, सॉरी x नहीं, when y इज इक्वल टू 18, जब y का वैल्यू 18 होगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये मुझे आंसर करो आप। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, इसके हेल्प से फाइंड कर लो। तो x इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 8y यानी कि 8 इंटू 18 हो जाएगा। काफी ये ट्रिकी पार्ट है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो 144 आ रहा होगा, और अल्टीमेटली इससे क्या मिलेगा, x का वैल्यू प्लस माइनस 12। ये तो आप जानते हो ना, x का वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस माइनस 12। और यहां दो सिचुएशन अराइज हो रहा है कि 18 के साथ प्लस 12 भी हो सकता है, या फिर 18 के साथ माइनस 12 भी हो सकता है, क्योंकि x का दो वैल्यू आया ना। तो जो पहला मैंने लिखा वो y का लिखा। ठीक है, तो एक नंबर 18 है, दूसरा नंबर कितना है, 12 है। और सेकंड सिचुएशन को अगर देखें तो एक नंबर 18 है और दूसरा नंबर -12 है। अब केस 2 को लेते हैं। केस 2 में क्या होगा, देखो when x इज इक्वल टू, सॉरी फिर से मैंने x लिखा, when y इज इक्वल टू -10, इस वैल्यू को मैं ले रहा हूं कि when y इज इक्वल टू -10। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोग डायरेक्ट यहां रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसा आप मत करना कि when y इज इक्वल टू -10। तो बताओ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी ये वाली, देखो x स्क्वायर की वैल्यू या x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √8y होगी ना। तो 8 इंटू -10, ठीक है, और ये आपको कितना देगा, देखो तो √-80। अब यहां प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहां नहीं था, प्रॉब्लम यहां है। अब क्या आप √-80 की स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो, नहीं फाइंड नहीं कर सकते हैं, मतलब कि रियल सॉल्यूशन इसके नहीं होंगे। फिर इमेजिनरी नंबर में, जैसा कि पहले भी मैंने बात किया था कि इमेजिनरी नंबर में जाकर के तो बात की ही जा सकती है, लेकिन हम क्लास 10th की अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं, तो यहां जो है इसके रियल सॉल्यूशन नहीं निकल पाएंगे। इनफैक्ट जब हम रियल फील्ड में बात करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ -9 या स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी नेगेटिव नंबर हो, उसकी स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो यहां हमें प्रॉब्लम हो गया। तो अल्टीमेटली हम क्या लिखेंगे, वी कांट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -80। तो इस पार्ट को हम लोग क्या रिजेक्ट करने वाले हैं, और अल्टीमेटली सेलेक्ट क्या करेंगे, इन दोनों को हम सेलेक्ट करने वाले हैं। एक बार 18 के साथ 12, ये भी पॉसिबल है, और दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है कि 18 के साथ -12। तो आई होप ये सॉल्यूशन थोड़ा सा ट्रिकी था और यहां काफी कुछ सीखने को भी आपको मिला होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। आप अपनी स्क्रीन में क्वेश्चन तो देख सकते हो, लेकिन पहले मैं क्या समझा रहा हूं इसे समझ लो आप। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एक ट्रेन होती है, इसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जर्नी कवर करनी है, और ये जो डिस्टेंस है एज पर द क्वेश्चन ये 360 किलोमीटर गिवन है, और यहां से यहां तक ये किसी यूनिफॉर्म रेट से ट्रैवल करती है। कितना, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इनफैक्ट आपको यही फाइंड करना है। तो चलिए जो डेटा है पहले उसको लिख लेते हैं। हम दो पार्ट में इस काम को करेंगे। पहले केस 1 में लिखता हूं। तो केस 1 में जो डिस्टेंस उसे ट्रैवल करना है वो 360 किलोमीटर का है। स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है बट गिवन नहीं है, और आपको ये फाइंड भी करना है। जब पूरा क्वेश्चन आप पढ़ के देखोगे तो जैसा कि आप देख भी सकते हो, मैं डिस्प्ले कर रहा हूं क्वेश्चन को, तो इस स्पीड को हम x किलोमीटर पर आवर का मान लेते हैं, राइट ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो डिस्टेंस तो क्वेश्चन में गिवन था, स्पीड क्योंकि हमें फाइंड करना था इसलिए मैंने x कंसीडर कर लिया। तो डिस्टेंस और स्पीड के हेल्प से
क्या आप टाइम फाइंड कर सकते हो? तो मैंने T1 नाम दिया। मैंने T1 इसलिए नाम दिया क्योंकि और एक बार हम टाइम को निकालेंगे जो आगे आप समझ जाओगे। तो खैर लिख तो हम कुछ भी सकते हैं, मैंने T1 लिखा। तो बताइए टाइम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। ये आप सब जानते हो ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो गया देखिए 360, और स्पीड कितना हो गया x, और टाइम का यूनिट ये वाला आ जाएगा यानी कि आर आ जाएगा यहां। तो आवर आपको लिख देना है। चलो ये चीज तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखो, एक और केस लेना होगा आपको। केस क्या है? पूरा स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में साफ साफ ये दिया हुआ है कि सेकंड केस या सेकंड जो सिचुएशन है उसमें जो ट्रेन है, ये वाली जो ट्रेन है, अगर वो अपने स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर के रेट से और बढ़ा ले, यानी कि पहले ऑलरेडी स्पीड कितनी थी? x थी। इस बार स्पीड कितना हो जाना चाहिए उसका? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर की हो जानी चाहिए। तो इस दूरी को वो 1 घंटे कम में ही कवर कर लेगी। चलो इस चीज को समझाते हैं डिटेल में। देखो ट्रैवल तो उसको यही दूरी करनी है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 360 किलोमीटर। स्पीड कितना होगा? ये क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि वो जो ट्रेन है ना, ये अपनी स्पीड को 5 kmph बढ़ा लेती है। तो x तो ऑलरेडी उसकी स्पीड थी, और इसमें 5 आप ऐड कर दो, तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर ये उसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है ना? तो डिस्टेंस तो सेम है लेकिन स्पीड ज्यादा हो गया है, क्योंकि स्पीड इस ट्रेन की बढ़ चुकी है। तो क्या इस दूरी को तय करने में वो समय कम लेगी? ऑब्वियसली वो कम लेगी, लेकिन फिलहाल तो हम T2 फाइंड कर लेते हैं। तो बताइए T2 क्या हो जाएगा, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो वही रह जाएगा 360, और स्पीड लेकिन इस बार हो जाएगा x प्लस 5, और यहां r में आंसर हो जाएगा। राइट ना? अब देखो केस 1 और केस 2 में क्वेश्चन में ये साफ दिया हुआ है, जब ट्रेन अपनी स्पीड बढ़ा चुकी थी तो वो इस दूरी को कवर करने में 1 घंटा समय कम लेता है। यानी कि ये जो है 1 घंटा समय ज्यादा है और ये 1 घंटा समय कम है। तो क्या ये चीज क्वेश्चन से क्लियर होता है? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। ये 1 घंटा होगा। अच्छा, सब कुछ आपको आर में ही लेना है क्योंकि 1 घंटा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब बताइए T1 कितना हो जाएगा? 360 बाय x। T2 कितना हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय x प्लस 5, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1। चलिए, आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करोगे? सबसे पहले तो 360 को कॉमन ले लो, 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। किसी भी तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर दो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चाहो तो कैसे करोगे? एलसीएम ले लो ना, सबसे अच्छा है। 360 ये कितना हो जाएगा? x प्लस 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये दोनों देखो कैंसिल आउट हो गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 360 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा? ये 1800 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया बताओ? 1800, और ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। ठीक है, और ये अल्टीमेटली कितना दे देगा आपको? एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ये इधर तो माइनस 1800 दे देगा, इज इक्वल टू 0। चलो इतना तो आपने अचीव कर लिया। अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करोगे कैसे? आपको पहले तो डी फाइंड कर लेना चाहिए। जल्दी जल्दी इस चीज को बता देता हूं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1800, इसके साथ माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 25 प्लस ये कितना हो रहा है? देखो 7200 हो रहा है। दोनों को ऐड करोगे तो ये हो गया 7225, इतना आ गया। तो चलिए एक्स जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। माइनस बी यानी कितना हो गया बताइए? -5 हो गया ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 7220 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 2 हो गया। तो -5 प्लस माइनस, बताइए ये किसका होता है? ये होता है 85 का। 85 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -5 प्लस 85 बाय 2, और -5 माइनस 85 डिवाइडेड बाय 2, ये आपको कितना दे रहा है? आप देख सकते हो 80 बाय 2 इज इक्वल टू 4040। ये आपको कितना दे रहा है? 90 बाय 2 इज इक्वल टू
45 और नेगेटिव में आएगा ये तो नेगेटिव 45। तो ये दोनों इसके आंसर होंगे, लेकिन आपको अब देखना पड़ेगा x है क्या। तो आप देख सकते हो x क्या है, उस ट्रेन की स्पीड है। तो क्या कभी किसी ट्रेन की स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो इसे आप रिजेक्ट कर दोगे, इसे आप सेलेक्ट कर दोगे। एक पल के लिए देखो तो वेलोसिटी तो नेगेटिव हो भी सकती है, बट टेंशन मत लो, यहाँ मैथमेटिक्स में वेलोसिटी की बात नहीं होगी, यहाँ स्पीड की ही बात होगी। तो चलो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए आपने सेलेक्ट इसको किया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये बोर्ड में पूछे जाते हैं। ना सिर्फ बोर्ड में, कई ऐसे कंपटीशन है जहां ये पूछे जा चुके हैं, इवन ओलंपियाड्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नो डाउट ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक बार अगर इसके कंसेप्ट को आप समझ जाते हो तो इससे मिलते जुलते कई सारे क्वेश्चंस को आप चुटकियों में बना पाओगे। और एट द सेम टाइम ये जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा ये मैक्सिमम लोगों को टफ लगता है। ना जाने क्यों बच्चों को ये टफ लगता है। इनफैक्ट बच्चों को ये इतना ज्यादा टफ लगता है कि फाइनली वो इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम से पहले रट लेते हैं। बट आपको ऐसा रटने की जरूरत नहीं होगी। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाओ। यकीन मानो, एक बार अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया तो इससे मिलते जुलते एक दो नहीं बल्कि 20, 25, 50, 100 क्वेश्चंस को आप आसानी से बना लोगे। तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल पूरा ध्यान से मेरी बातों को सुन लीजिए। क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो, आप चाहो तो रीड आउट कर सकते हो, बट पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरी सारी बातें आपको यूं ही समझ में आ जाएगी। जब जरूरत होगी तो क्वेश्चन को पढ़ लेना। ऐसे मैं बता दूं, क्वेश्चन में एक पानी की टंकी दी हुई है जैसा कि आप देख रहे हो, और उसमें दो दो नल या फिर पाइप लगी हुई है, राइट ना। अब चलो क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, पहले समझते हैं इसके पीछे की थीम या फिर इसके पीछे की कंसेप्ट क्या है। अब कंसेप्ट को समझाने के लिए देखो, मैंने एक हल्का फुल्का डायग्राम घर का बना लिया है। अब मान लो इस घर को आपको बनाना है। अब कुछ ना कुछ तो समय आप लोगे। मान लेते हैं आप 10 दिन में इस पूरे घर को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। आप इस घर को बना रहे हो तो 10 दिन में इस घर को बना सकते हो। इट्स रियली वेरी सिंपल। इस पूरे घर को 10 दिन में आप बना सकते हो। अब इसके बाद मेरा सवाल बस आपसे इतना है कि एक दिन में आप कितना घर को बनाओगे, यानी कि ऑब्वियसली मोर देन वन तो नहीं ही बनाओगे। ये जो एक घर है, इस घर का कितने हिस्से को आप बना पाओगे? तो इसका जवाब होगा 1/10, यानी कि 10वें हिस्से को। क्योंकि पहला दिन आप 10 दिन में पूरा देखो घर को कंप्लीट कर रहे हो, तो एक दिन में आप कितना बनाओगे? 1/10। दूसरा दिन फिर से 1/10। हाँ, बस थोड़ी सी कंडीशन है जो हमेशा मैथ्स में ये एप्लीकेबल होगा ही होगा। कंडीशन ये है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है वो यूनिफॉर्म होगा। अब ऐसा नहीं है कि 10 दिन में से वो 2 दिन छुट्टी मना रहा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा मैथ्स में कहीं होगा भी नहीं। और अगर होगा तो वो लिख देगा। मान लो वो 2 दिन के लिए छुट्टी मना रहा है तो ऑब्वियसली वो 8 दिन ही नाकाम किया, तो खैर वो बात की बात है, उसके लिए आपको टेंशन अभी लेने की जरूरत नहीं है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है? वो यूनिफॉर्म है। तो पहला दिन 1/10, दूसरा दिन 1/10, तीसरा दिन 1/10, चौथा दिन 1/10, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 10वें दिन तक 1/10, 1/10। अच्छा, 1/10 का मतलब क्या? एक घर का 10वां हिस्सा। मान लो ये एक घर है तो इसको 10 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो, तो उसमें से जो एक होगा, ठीक है, ये 10 में कर लेना, राइट ना। तो एक दिन में कितना काम करेगा वो? 1/10। तो इसी तरीके से इन सबको आप अगर ऐड कर लोगे तो आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, बताओ तो। 10 इंटू 1/10। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो एलसीएम लेकर के कर सकते हो। 1 + 1 + 1, ये कितना बार है? 10 बार है। तो ये कितना हो जाएगा? 10/10 हो जाएगा। यहां भी देखो 10/10 आया, यहां भी 1 आया और यहां भी 1 आया, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो इससे कि अगर कोई पर्सन, वो आप हो या कोई और, अगर कोई पर्सन इस घर को 10 दिन में कंप्लीट करता है तो वो एक दिन में कितना काम किया? 1/10। बस यही चीज आपको सीखना है। एक दो एग्जाम्पल और मैं देता हूं। अब इस वाले एग्जाम्पल को देखो। इस एग्जाम्पल में मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक खेत है, एक फील्ड है, और इसमें आपको छोटे छोटे प्लांट लगानी है, राइट ना। अब कुछ तो समय लोगे लगाने में। मान लो आप 20 दिन में ये पूरा काम अकेले कर रहे हो। मेरा सवाल इसके बाद सिर्फ इतना ही है, 20 दिन में आप ये पूरा काम कर लेते हो, तो मेरा सवाल ये है एक दिन में आप कितना काम कर रहे हो? तो इसका जवाब होगा 1/20, ठीक है। एक फील्ड का 20वां हिस्सा, यानी कि पहले तो इसको 20 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो, उसमें से जो एक पार्ट होगा ना, इतना आप कंप्लीट कर रहे हो कितने दिन में? एक दिन में, राइट। सिंपल है कंसेप्ट।
एक और एग्जाम्पल देता हूं, इसे भी समझने की कोशिश करो। अब देखो मैं दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रहा हूं। ये जो घर है ना, इसमें मैं दो लोगों को काम में लगाता हूं। देखो मान लो एक आप हो और आप इसे 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हो अकेले। अगर अकेले करोगे तो 5 दिन में इसे पूरा कंप्लीट कर सकते हो, ऐसा मैं दे रहा हूं। और आपका एक फ्रेंड है, वो इस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर सकता है। इट्स रियली वेरी सिंपल। डेटा तो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही ऑब्वियस है। डे टू डे लाइफ से मैं डेटा को लेकर के आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरा अगला सवाल है कि ये अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली एक दिन में ये 1/5 कर रहा होगा। ठीक है, ये एक दिन का वर्क है, राइट ना। और एट द सेम टाइम अगर इसकी बात करें हम, तो ये एक दिन में, ये जो पर्सन आपका फ्रेंड है, ये एक दिन में कितना काम करता है। तो ये एक दिन में 1/4 करता है। अच्छा, 1/4 का मतलब क्या हो गया, इस घर को आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ठीक है, तो उसमें से जो एक पार्ट होगा, मान लो कि इस घर को काम के रूप में मैं शो कर रहा हूं। ठीक है, मान लो ये घर इतना बड़ा काम है, तो इसको 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो। आप देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, तो ये जो एक पार्ट है ना, इतना आप एक दिन में करते हो, दूसरे दिन में फिर इतना करोगे, तीसरे दिन में इतना करोगे और चौथे दिन में फिर इतना करोगे। इस तरीके से 4 दिन में काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो कर रहा है आप या आपकी फ्रेंड, जो भी वो कर रहा है, उसकी बात मैं कर रहा हूं, राइट ना। और उसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो इसके लिए इस पूरे काम को आप किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो फिगर के हेल्प से। अब इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये इक्वल होनी चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, अभी यहां इक्वल नहीं लग रहा है तो उसको प्लीज इग्नोर करना। तो ये जो 5 इक्वल पार्ट्स है, इसमें से एक दिन में वो इतना कर लेता है, दूसरे दिन में इतना, तीसरे दिन में इतना, चौथे दिन में इतना, 5वें दिन में इतना। इस तरीके से पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो इट्स रियली वेरी सिंपल। इस चीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने डीएनए तक पहुंचा दो, क्योंकि आगे हमेशा ये काम आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। अब देखो यहां मैं और एक कंसेप्ट को ऐड करना चाहूंगा आपके लिए। देखो यहां क्या था कि आपने 5 दिन में इस घर को पूरा कंप्लीट किया, मतलब अकेले अगर करोगे तो। और ये अगर अकेले इस घर को कंप्लीट करना चाहे तो ये 4 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो इस तरीके से एक दिन में आपने इतना काम किया और जो आपका फ्रेंड था वो एक दिन में इतना काम किया। अब मेरा सवाल है, दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम किया। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम किया। तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम किया होगा, ऑब्वियसली 1/5 प्लस 1/4। दोनों का एक एक दिन का काम को हम ऐड कर देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। तो देखो कितना हो गया, 24 प्लस 5 इज इक्वल टू 9/20। ठीक है, यानी कि एक दिन में आप कितना काम करते हो, 9/20। तो इसको आप फिगर के हेल्प से कैसे समझ पाओगे, तो ऐसे ही एक चीज बना लो, ठीक है, वर्क के लिए, और इसको 20 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो। ठीक है, कितने पार्ट्स में, 20 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। उसके बाद 9 पार्ट्स को आप हाईलाइट कर दो। तो 9 पार्ट्स आप कंप्लीट कर सकते हो, आप दोनों मिलकर के कंप्लीट कर सकते हो एक दिन में, राइट ना। तो ये रियली काफी इंपॉर्टेंट और काफी सिंपल कंसेप्ट है। तो इस चीज को आप अच्छे तरीके से लर्न कर लो। एक बात और समझाना चाहूंगा मैं। अब देखो क्या है कि इस घर को मान लो आप x डेज में कंप्लीट करते हो। इस बार मैंने x इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, इस घर को पूरा अगर बनाना हो तो आप अकेले x डेज में इसे कंप्लीट कर सकते हो। अब मेरा सवाल है, आप एक दिन में कितना काम कर सकते हो, यानी कि एक दिन में इस घर का कितना पार्ट्स आप कंप्लीट कर सकते हो। जल्दी से आंसर अगर आप जानते हो या समझ चुके हो तो कमेंट बॉक्स में पहले रिप्लाई कर दो। चलो अब मैं बता देता हूं, इसका सही आंसर होगा 1/x। अगर आपने इस सवाल का सही आंसर दिया है तो फिर बधाई हो आपको, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो चलिए, आई होप कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक बार आप अपने स्क्रीन में देख लो क्वेश्चन को, चाहो तो पढ़ लो, एल्स आपको मैं समझा रहा हूं, बात आपको समझ में आ जाएगी। एज पर क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या है कि एक पानी की टंकी है। ठीक है, ये पानी की टंकी है और इसमें दो नल लगी हुई है। नल है या पाइप है, जैसा भी मैंने देखो शो कर दिया है। नल हो पाइप हो, इससे ऑब्वियसली हमें कोई मतलब नहीं है। ये देखो एक पाइप है और ये दूसरी वाली पाइप है। ठीक है, ये जो है मैंने ऑन ऑफ करने के लिए रखा है कि, बट उससे कोई हमें मतलब नहीं है, ऐसे ही मैंने बना दिया। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जो पानी की टंकी है, इसमें दो जो पाइप्स लगी हुई है, इन दोनों की डायमीटर अलग अलग है। एक पतली सी पाइप है यानी कि डायमीटर कम है, दूसरी वाली जो पाइप है वो मोटी सी पाइप है, उसकी डायमीटर यानी कि ज्यादा है, राइट ना। अब ऑब्वियस सी ये बात है कि इसकी जो वाटर की रेट ऑफ फ्लो होगी वो ज्यादा होगी, यानी कि इसके हेल्प से ये टंकी जल्दी भर जाएगी और इसके हेल्प से लेट से भरेगी। क्लियर है। यहां 3 सिचुएशंस अराइज हो रहे हैं।
एक सिचुएशन ये कि अकेले ये इस पानी की टंकी को फिल करेगा, दूसरा सिचुएशन ये कि अकेले ये फिल करेगा, तीसरा सिचुएशन ये कि दोनों मिल करके भरेगा, राइट। अब देखो क्वेश्चन में ये साफ दिया हुआ है कि ये जितना समय ले रहा है, ये जो मोटी वाली पाइप है, ये जितना भी समय ले रहा है उससे 10 घंटा ज्यादा ये ले रहा है, अगर अकेले दोनों इसको फिल करना चाहे तो हमने ये कंसीडर किया कि मान लेते हैं ये x आवर्स में इस पानी की टंकी को भर देता है। तो ऑब्वियसली ये जो पतली वाली पाइप है वो कितने घंटे में इस पानी की टंकी को फिल करेगी? ऑब्वियसली x+10, क्योंकि ये 10 घंटा ज्यादा ले रहा है तो x+10 मैंने लिख दिया, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एट द सेम टाइम क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि अगर दोनों को एक साथ चला दिया जाए तो दोनों मिल करके इतने समय पे इस पानी की टंकी को फिल कर सकता है, राइट। और इसको हमने मल्टीप्लाई करके यहां लिख लिया, मल्टीप्लाई और ऐड करके यहां लिख लिया। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या है, ये चीज क्लियर हो गया। अकेले ये इतने देर में फिल करेगा, अकेले ये इतने देर में, और दोनों मिल करके इतने देर में, यही तो क्वेश्चन है। अगर आपने इतना समझ लिया तो समझो आपका काम हो गया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये वाली जो पाइप है वो x घंटे में पूरे टंकी को फिल कर सकता है? तो आपको ये आंसर करना है कि 1 घंटे में ये वाली जो पाइप है इस टंकी के कितने हिस्से को ये फिल कर पाएगा। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है आपका भी जवाब यही होगा, 1/x। 1 घंटे में ये इतने हिस्से को भर पाएगा। अगर हम बात करें इस वाली पाइप की तो ये कितने हिस्से को भर पाएगा? क्या आप इसका आंसर भी कर सकते हो? देखो ना, ये इतने देर में पूरा टंकी को भर सकता है, तो 1 घंटे में कितने पार्ट्स को ये फिल करेगा? ऑब्वियसली 1 इतना, जैसा कि मैंने पहले भी बताया 1/x+10। ये रूल हमेशा काम आएगा, तो इस चीज को अच्छे तरीके से आप समझ लो। ओके, चलो ये चीज तो क्लियर हो गया कि ये अकेले 1 घंटे में इतने हिस्से को भरेगा और ये अकेले 1 घंटे में इतने हिस्से को भरेगा। अब आप देखो यहां दोनों मिल करके इस पूरे पानी के टंकी को कितने देर में फिल करता है? इतना। पॉइंट टू बी नोटेड, दोनों मिल करके, यानी कि दोनों जो पाइप्स हैं दोनों मिल करके इस पूरे पानी की टंकी को इतने देर में फिल कर सकता है। तो अब आप बताओ 1 घंटे में दोनों मिल करके कितने पार्ट्स को फिल करेगा? तो ऑब्वियसली तरीका क्या था, आपने 5 दिन में घर को कंप्लीट किया तो 1 दिन में कितना किया? 1/5, यानी कि इसका रेसिप्रोकल ना, राइट। आपका दोस्त पूरे घर को 4 दिन में बनाता है तो 1 दिन में कितना बनाया? 1/4। तो बस इसी कंसेप्ट को तो यहां अप्लाई फिर से हमें कर देना है। दोनों मिल करके इतने देर में पूरे जो पानी की टंकी है उसको फिल कर सकता है, तो 1 घंटे में वो कितना फिल कर रहा है? सिंपली इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 8/75। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, सारे कंसेप्ट्स एक ही जैसे हैं। एक बार अगर ध्यान से आप समझ लोगे तो सारी कहानी क्लियर हो जाएगा। अगर अब भी आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो थोड़ा सा बैक चले जाओ वीडियो में और मेरी उस कंसेप्ट को फिर से एक बार सुन लो, सारी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। चलो ठीक है, अब देखो यहां क्या है, अभी मैंने इक्वल टू नहीं लिखा है, वो चीज मैं समझाना चाहता हूं आपको। ये क्या है? ये वो पानी का मतलब वो टंकी का हिस्सा है जो 1 घंटे में भरा जाता है इस पाइप के द्वारा। ये क्या है? ये इस टंकी का वो हिस्सा है जो 1 घंटे में भरा जाता है इस पाइप के द्वारा। और ये क्या है? 8/75। ये इस टंकी का वो हिस्सा है जो दोनों मिलकर के 1 घंटे में फिल करता है। तो क्या आप मानोगे इसका इंडिविजुअल का वर्क और इसके इंडिविजुअल का वर्क दोनों मिलकर के इसके इक्वल होगा? जाहिर सी बात है ना, थोड़ा सोच करके तो देखो, ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है और इसलिए मैं यहां इक्वल टू दे देता हूं, राइट। बस काम तो हो ही गया, अब बस इसे सिंप्लीफाई करना है। चलो सिंप्लीफिकेशन मैं करके आपको थोड़ा सा शो कर देता हूं। मैंने लिया एलसीएम, नीचे x² प्लस 10x हो जाएगा इज इक्वल टू 8/75। इट्स रियली वेरी सिंपल। ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 10। जब 75 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 150x प्लस 750 इज इक्वल टू, फिर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8x² प्लस 8080x। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो 8x² प्लस 80x, इसे उधर लेकर के चलते हैं, 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
अब इसके बाद क्या करोगे, सिंपली आप कॉमन ले सकते हो या फिर बिना कॉमन लिए भी आप काम चला सकते हो। चलो मैं लिखता हूं फिलहाल 70x और -750 इज इक्वल टू 0। इतना तो क्लियर है। इसके बाद सिंपली d निकालेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो वीडियो को मैं थोड़ा कट कर देता हूं और फिर आपको डायरेक्टली बना करके शो करता हूं। अब देखो जो भी मैंने बनाया इस चीज को मैं समझा देता हूं। इट्स रियली वेरी सिंपल। सबसे पहले d की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, उसके बाद x को फाइंड करने के लिए मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया और अल्टीमेटली मेरे पास दो वैल्यूज आए x के। एक आया +15 और दूसरा आया -25/4। क्योंकि x जो है यहां ये टाइम है और यू नो वेरी वेल ये टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमें इस वैल्यू को रिजेक्ट करना होगा और हम सेलेक्ट करेंगे इस वाले वैल्यू को जो है पॉजिटिव में 15। इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये जो 15 है ये क्या है, ये वाला वैल्यू होगा। तो एक वैल्यू आएगा 15 और दूसरा वैल्यू आएगा 15 + 10 इज इक्वल टू 25। तो ये जो लार्जर डायमीटर वाला जो पाइप है ये समय लेगा 15 घंटा, यानी कि 15 आवर्स में ये जो पाइप है ये इस टंकी को पूरा फिल कर सकता है। और अगर हम बात करें इस वाले पाइप की, यानी कि पतली वाली डायमीटर वाली पाइप की, तो ये 25 घंटे में पूरे इस पानी की टंकी को फिल कर सकता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी से समझा देता हूं ये क्वेश्चन आखिर है क्या। इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि यहां दो ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और दूसरा पैसेंजर ट्रेन है। दोनों को मैसूर टू बेंगलोर की जर्नी करनी है और जिसकी दूरी जो डिस्टेंस 132 किलोमीटर का है। एज वेल एज ये गिवन है कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है ना वो 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है पैसेंजर वाले से। तो अगर हम पैसेंजर को x मान ले तो ये कितना हो जाएगा, x + 11 11 हो जाएगा। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो यहां कैसे हम इस चीज को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने लिखा फॉर एक्सप्रेस ट्रेन, यानी कि जो जिस ट्रेन की स्पीड ज्यादा है मैं उसके बारे में बात करता हूं। डिस्टेंस तो 132 किलोमीटर का ही ट्रैवल करना है, राइट। स्पीड उसकी मैं कंसीडर कर लेता हूं x + 11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसका मैं x मानने वाला हूं। तो चलो ये चीज तो क्लियर है। डिस्टेंस और स्पीड के हेल्प से हम टाइम निकाल सकते हैं। यू ऑल नो दिस फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो यू कैन राइट टाइम एज डिस्टेंस बाय स्पीड, ये तो लिख ही सकते हो। तो इस फॉर्मूला को यूज करके मैंने यहां देखो T1 निकाल लिया। अब यहां हम सेम काम कर रहे हैं पैसेंजर ट्रेन के लिए और यहां देखो मैंने T2 निकाल लिया और इसका वैल्यू कितना आएगा, 132/x हो जाएगा। इसी फॉर्मूला को यूज किए हैं। अब जाहिर सी बात है जो पैसेंजर ट्रेन है वो समय ज्यादा लेगा इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। तो ये डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पैसेंजर ट्रेन है ना वो 1 घंटा ज्यादा ले रहा है। तो इन दोनों टाइम का डिफरेंस कितने का होगा, 1 घंटा का होगा क्या। तो बस मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को माइनस किया और इज इक्वल टू 1 लिखा। यहां एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जो समय ज्यादा होगा उसको पहले लिखोगे और जो समय कम होगा उसको बाद में लिखोगे। इसको काफी इजीली आप जज कर सकते हो। अगर इसको उल्टा कर दोगे तो बात फिर बिगड़ जाएगी। अब देखो जाहिर सी बात है ये जो पैसेंजर ट्रेन है ये समय ज्यादा लेगी ना, तो पहले हम इसको लिखेंगे और एक्सप्रेस ट्रेन ये समय कम लेगी तो इसको हम बाद में लिखेंगे। तो इस तरीके से सही ऑर्डर में आप चीजों को लिख सकते हो। इसके बाद जब इसे आप एलसीएम वगैरह लेकर के, जैसा कि पहले हम कर चुके हैं, एलसीएम वगैरह लेके जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली आपको ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और यहां फिर डी की वैल्यू फाइंड करोगे जो इतना आएगा और इसके हेल्प से आप x की वैल्यू फाइंड कर लोगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x का वैल्यू आपको दो मिलेगा, 33 और -44। अब क्योंकि x जो है वो एक स्पीड है तो स्पीड तो खैर नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे और इस वाले वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। तो x क्या था, ये जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड थी ना, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 33 किलोमीटर पर आवर। इस वैल्यू को मैंने यहां लिखा। और वहीं अगर बात करें एक्सप्रेस ट्रेन की तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 33 + 11 इज इक्वल टू 44 kmph, राइट। तो आई होप कि ये क्वेश्चन तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या है चलिए समझते हैं। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो स्क्वायर्स दी हुई है, एक छोटी वाली है और दूसरी बड़ी वाली स्क्वायर है। S फॉर स्मॉल, B फॉर बिग मैंने लिख लिया है। दोनों के जो डायमेंशंस है उसको मैंने कुछ कंसीडर कर लिया है। छोटे वाले के साइड्स को मैंने x लिया है और बड़े वाले के साइड्स को मैंने y लिया है। अब आगे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इन दोनों की जो एरिया है और उसकी जो सम है दैट इज एक्चुअली 468। तो मैंने क्या लिखा देखो, एरिया ऑफ
स्मॉल स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। अभी यहां मीटर स्क्वायर लिख तो नहीं रहे हैं, बट इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि मीटर में आंसर देना फाइनली आपको निकालना है। ओके, इसके अलावा पेरीमीटर के बारे में भी कुछ चीज दी हुई है, और पेरीमीटर के बारे में क्या दी हुई है इस चीज को देखिए, आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि पेरीमीटर की जो डिफरेंस है दैट इज 24 मीटर। तो यहां थी सम और यहां बात की जा रही है डिफरेंस की। तो डिफरेंस वाले केस में आपको ध्यान देना होगा कि पहले किसको लिखोगे और बाद में किसको लिखोगे। देखो समेशन वाले केस में आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है पहले आप किसको लिख रहे हैं और बाद में किसको लिख रहे हो, लेकिन डिफरेंस वाले केस में यह आपको सोचना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जो बड़ी वाली जो स्क्वायर है उसकी पेरीमीटर ज्यादा होगी, तो पहले उसको लिखोगे और बाद में छोटे वाले को लिखोगे, और दोनों के डिफरेंस को आपने शो कितना किया 24। ठीक है, ये क्योंकि गिवन था। अब इसको आगे कैसे करोगे इस चीज को देखो। नाउ एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसका एरिया कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। थोड़ी देर के लिए यहां इसको ब्लॉक कर देते हैं, यहां थोड़ा सा प्रोसेस कर लेते हैं। बताइए ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो 4a होता है, तो यहां a का मतलब क्या है, y है, तो 4y हो जाएगा, माइनस छोटा वाला का एरिया ऑब्वियसली 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 24। अब 4 को कॉमन लेकर के कैंसिल कर दो, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और इस तरीके से आप देखोगे y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स आ रहा है। ये वाला जो वैल्यू है इसको यहां आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस instead of y you have to write 6 plus x is equal to 468। am I right? यहां स्क्वायर आप दे देना। अब चलो इस चीज को हम थोड़ा सा ऑपरेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर 36 प्लस b स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 12x हो जाएगा इज इक्वल टू 468। अब इसको इस तरफ ले आओ और फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 12x हो जाएगा, और इसको इस तरफ ला करके जब माइनस करोगे तो आप देख सकते हो ये माइनस में 432 आ रहा है इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली हमें 2 कॉमन ले लेना चाहिए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसके बाद d की वैल्यू आप फाइंड कर लेना, और d की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर x का वैल्यू आप फाइंड करोगे। चलो मैं इसको करके शो कर देता हूं। देखो d इज इक्वल टू क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 216, और ये माइनस के कारण प्लस बार बार हम ऐसा कर चुके हैं, और इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, ये 900 आएगा। इसके बाद आप x की वैल्यू फाइंड कर लेना। बताओ x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी यानी कि इसका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो गया इज इक्वल टू, अब क्या करो 2 कॉमन ले लो, आप 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लो, तो माइनस 3 प्लस माइनस 1515 हो रहा है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके हेल्प से आपको दो आंसर मिलेगा, एक मिलेगा -3 प्लस 15 और दूसरा मिलेगा -3 माइनस 15। ठीक है, इसके बाद फाइनली आपको क्या मिल रहा है, देखो ये आपको दे रहा है 12 1 to 12, और इससे आपको मिल जाएगा -18। तो यू नो x जो है ये किसी स्क्वायर की लेंथ है, तो लेंथ कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती है, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिजेक्ट दिस वैल्यू, और आप सेलेक्ट करोगे इस वैल्यू को। और इस तरीके से छोटी वाली जो स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो कितना हो गया, ये हो गया 12, और बड़े वाले स्क्वायर की अगर साइड को फाइंड करना चाहते हो तो आप यहां पुट कर दो, तो 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। और लेकिन 12 और 18 सिर्फ मत लिखना, नंबर आपके कट जाएंगे, मीटर आपको लिखना ही होगा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, मीटर पक्का लिखोगे। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वहां हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में तो खैर काफी कम दिया हुआ है, एनसीईआरटी तो हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ बताने वाले हैं आपको।